हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पॉलिटी का 10th क्लास का जो राजनीति शास्त्र है उसका मैं चैप्टर 2 को बताऊंगी, जो कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 2 में कौन सा है? चैप्टर का नाम है जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। मतलब ये है कि जाति का लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। मतलब जाति, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव करना, अपने धर्म को अच्छा मानना, दूसरे के धर्म को अच्छा ना मानना, ये क्या होता है? सांप्रदायिक विभेद होता है। और लैंगिक मतलब लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष, और जातीय मतलब बहुत सारा विभिन्न प्रकार के जाति। इसके आधार पर लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इस सभी के जरिए लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही हमको इस चैप्टर में देखना है। तो ये है हमारा क्या विषय प्रवेश, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सामाजिक विभेद लोकतंत्र का एक गुण है। अब ये पिछले चैप्टर से ये स्पष्ट हो चुका है कि सामाजिक विभेद क्या है? लोकतंत्र का एक गुण है। बिना सामाजिक विभेद का लोकतंत्र अच्छा हो ही नहीं सकता है। राजनीतिक इन विभेदों से अवश्य प्रभावित होता है। राजनीति क्या होता है? इन विभेद से प्रभावित होता है। जब लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है, मतलब व्यवहारिक, जो व्यवहार में काम कैसे करता है लोकतंत्र, तब यह बात उभर कर सामने आ जाती है कि राजनीति में सामाजिक विभेदों की अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए हमेशा घातक नहीं होती। तो ये होता है कि राजनीति में क्या होता है? सामाजिक जो विभेद होता है हमेशा घातक नहीं होता है, बल्कि अधिकतर लाभदायक भी होता है। तो इस चैप्टर का ही बात है कि क्या जाति, लैंगिक, सांप्रदायिक आधार पर लोकतांत्रिक जीवन, मतलब लोकतंत्र में राजनीति कैसे होता है। एक तरीके से ये सभी सही भी है, क्योंकि इसके जरिए ही राजनीति में जो लोग बैठे हैं उनको पता चलता है कि हम लोग किसका विकास किए, किसका नहीं किए। हाँ, तो यही बोल रहा है कि यहाँ पर कि लोकतंत्र में क्या होता है? हमेशा घातक नहीं होती है, बल्कि अधिकतर लाभदायक ही होती है। मतलब क्या होता है कि अधिकतर लाभदायक होता है, अच्छे से हमारा लोकतंत्र चलता है। इन सामाजिक विभेदों में जातीय, लैंगिक, सांप्रदायिक विभेद का विशेष स्थान है। मतलब इन सभी चीज़ों का राजनीति में बहुत स्थान है, क्योंकि राजनीति को सबसे अधिक ये विभेद ही प्रभावित करता है। राजनीति को क्या करता है? जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक जो विभेद है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति की भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण रही है। लोकतांत्रिक जीवन में क्या है कि जो जाति की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना एवं निर्वाचन की राजनीति में जाति की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना में क्या होता है? राजनीति में बहुत बड़ी जाति की भूमिका रही है। जाति के अतिरिक्त लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद भी कम बड़ी भूमिका नहीं निभाते। मतलब क्या है? जाति तो निभाता ही निभाता है, इसके बाद लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद भी क्या करता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में खूब बड़ी भूमिका निभाता है। इस अध्याय में किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद किस तरह वहाँ की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि राजनीति में कैसे, लोकतांत्रिक राजनीति में कैसे जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद प्रभावित करता है, उसको कैसे कैसे मतलब अच्छा बनाता है, कैसे कैसे इसके गुणों को बताता है कि लोकतंत्र कैसे कैसे चल रहा है। विस्तार से विवेचना किया जाएगा। इस क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि ऐसे विभेद किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और उस खतरा से कैसे बचा जा सकता है। मतलब खतरा उत्पन्न कैसे हो सकता है और कैसे बचा जा सकता है। जातीय विभेद एवं राजनीति में जाति, मतलब इसका एक टॉपिक है क्या पे? जातीय विभेद एवं राजनीति में जाति। अब जातीय विभेद के आधार पर राजनीति में जाति कैसे होता है, राजनीति में जाति कैसे प्रभावित हो जाता है, तो उसी को यहाँ पे देखना है। सामाजिक विभेद में जातीय विभेद की अभिव्यक्ति आवश्यक है। सामाजिक विभेद में क्या है? जातीय विभेद तो रहेगा ही। समाज में तो विभिन्न प्रकार के लोग रहते, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। लैंगिक विभेद एवं सांप्रदायिक विभेद से विश्व के अनेक देश प्रभावित हैं। लैंगिक किससे प्रभावित हैं? मतलब भारत में क्या है? जाति के आधार पर भेदभाव होता है और लिंग और धर्म के आधार पर विश्व में भेदभाव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लैंगिक विभेद एवं सांप्रदायिक विभेद से विश्व के अनेक देश प्रभावित है, परंतु जातीय विभेद की समस्या से आज तक भारत ही जूझ रहा है। तो विश्व के अनेक देशों में किस आधार पे
भेद होता है तो लिंग और धर्म के आधार पर और रंग के आधार पर, और भारत में क्या है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है। सबसे दुख की बात यह है कि भारत में जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और सबसे दुख की यह बात है कि भारत क्या है, भारत में जाति जो है, राजनीति दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक प्रभावित करता है। जाति और राजनीति एक दूसरे को बहुत हद तक प्रभावित करता है। भारत की सामाजिक समस्याओं एवं जातिवाद की समस्या मुख्य मानी जाती है। भारत की क्या है, सामाजिक समस्या, जातिवाद की समस्या मुख्य मानी जाती है। सामाजिक समस्या में क्या होता है, सबसे पहला होता है जातिवाद की समस्या, वो मुख्य मानी जाती है भारत में। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्राचीन परंपरा है। जाति व्यवस्था क्या है, भारतीय समाज की एक प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल में विभिन्न जातियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। प्राचीन काल में क्या, वैदिक सभ्यता में ही तो ये हमारा जातिवादी का बात आया था। तो परंतु कालांतर में जाति भेद की उक्त प्रथा कठोर होती गई। अब बाद में क्या हो गया, जाति हमारा बहुत कठोर होता चला गया। पहले क्या था, कर्म के आधार पर था जाति, अब क्या हो गया, जन्म के आधार पर हो गया है। उसका आधार कर्म न होकर जन्म माना जाने लगा था। आज तो संपूर्ण देश जातिवाद का शिकार बन चुका है। आज क्या है, संपूर्ण देश जो हमारा भारत है वो जातिवाद का शिकार बन चुका है। इसके कारण ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, अस्पृश्यता आदि कुत्सित भावनाओं का जन्म हो गया है। आज भारत में 4 जातियों के बीच 3000 उपजातियाँ हो गई है। मतलब क्या है, 4 गो मुख्य जाति हैं और 3000 उपजाति हो गई हैं, जो राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमारा क्या है, 4 गो मुख्य जाति है और 3000 जो है उपजाति है, जो भारत में है, जो क्या है, राष्ट्रीय एकता के लिए हमारा खतरा बन गया है। भारत में जातिवाद की कुप्रथा स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब क्या है कि भारत में जातिवाद की जो प्रथा है वह स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन कुप्रथाओं का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, कैसे कैसे हमारा समाज में जाति के आधार पर बातचीत किया गया है। कुप्रथा क्या क्या है जो यहाँ पे बताया गया है, क्या है, विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे को अश्रद्ध और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब एक दूसरे को लोग सोचते हैं वो नीची जाति का है तो वो अमीर जाति का है, वो गरीब जाति का है, तो मतलब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इसके परिणामस्वरूप लोगों में असमानता और फूट की भावना बढ़ती है। लोगों में क्या होता है, असमानता आती है और फूट की भावना आती है। जातिवाद के कारण राष्ट्र अनेक प्रतियोगी समूहों एवं टुकड़ों में बंट गया है। मतलब जातिवाद के कारण ही इतना कारण हुआ है, हमारे समाज में लोग बंट गए हैं, अलग थलग हो गए हैं। इन सारी चीज़ों में लोग जाति में उलझकर अपना विकास नहीं कर पाए हैं। अंदर क्या हो गया, प्रतियोगी समूह एवं टुकड़ों में बंट गए हैं। राष्ट्रीय एकता पूरा ठघात होता है। मतलब राष्ट्रीय एकता में ये ठीक नहीं है। यदि जातिवाद का ही परिणाम है कि समाज में तिलक दहेज की प्रथा विकसित हो गई। हाँ, ये हमारा क्या है, जातिवाद की प्रथा की ही देन है कि हमारा समाज जो क्या है, तिलक दहेज की प्रथा विकसित कर लिया है। जातिवाद के कारण राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में भी रुकावट हो गई है। जातिवाद के कारण क्या हुआ है, आर्थिक प्रगति भी रुक गया है। लोग अच्छे से अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो पाता है। किसके कारण, जाति के कारण। मतलब कितना घटिया चीज़ है ये जाति। जातिवाद के कारण समाज में रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों का विकास हो गया है। जातीय विभेद का भी राजनीति से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। अब देखिए, अब तो हमारा समाज था, यहाँ पे समाज में जाति के आधार पर क्या क्या हो रहा है, उसे क्या क्या लाभ हानि है, ये 5 पॉइंट में हमको बता दिया। यहाँ पे बता रहा है कि जातीय विभेद का भी राजनीति से गहरा संबंध है। अब जातीय विभेद का राजनीति पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। समाज में तो इतना सारा कुराठा-घात हो ही गया, लोग मतलब दुखी हैं, अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय एकता नहीं रहा, तो ये सब है ही। लेकिन इसके बाद क्या है, राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जगजीवन राम का कहना है, अब देखिए जगजीवन राम जो थे उनका कहना था कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तांजलि नहीं दे सकता। मतलब क्या है कि अपना सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन अपनी जाति वो तो त्याग नहीं सकता है कोई भी आदमी। रजनी कोठारी का कहना है, अब रजनी कोठारी है वो भी बोल रहे हैं कि जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता का पर्दा डालने की समान है। अब क्या है, जाति विहीन जो राजनीति है उसका हम कल्पना करेंगे कि नहीं हमारे यहाँ जाति विहीन राजनीति होनी चाहिए, वो क्या है, हमारा वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। कौन बोल रहे हैं, रजनी कोठारी। राजनीति में जातीय विभेद की इतनी गहरी पैठ हो चुकी है कि बेटी और वोट अपनी जाति को दो का प्रचलन हो गया है। मतलब इतना लोग जाति करने लगे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे समाज में आ गई है, राजनीति में भी आ गई है।
राजनीति को जाति अनेक रूपों में प्रभावित करता है। राजनीति को क्या है, जाति अनेक रूपों में। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है, तो यहाँ पे पॉइंट था ना कि जातीय विभेद एवं राजनीति में जाति कैसे कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया कि हमारा राजनीति को जाति अनेक रूपों में कैसे प्रभावित करती है, मतलब राजनीति को जाति कैसे प्रभावित करती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, जो कि हमारा क्या है 4 पॉइंट में दिया गया है। तो यहाँ से देखते हैं पॉइंट नंबर 1 है क्या, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन। विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा, जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल है उसके द्वारा क्या है, जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। मतलब ये इसका ये पॉइंट है कि जिस क्षेत्र के लिए उसको चुना जा रहा है उस क्षेत्र में देखेंगे कि जो जाति का लोग ज़्यादा है उसी जाति के उम्मीदवार को राजनीतिक दल उसमें भेजते हैं कि तुम जाओ वहाँ पे और तुमको अच्छा सा वोट मिलेगा। चुनावों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जब विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चयन करने लगते हैं तब सबसे अधिक इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति का बहुमत है, मतलब कौन सा जाति ज़्यादा है। अधिकांश राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चयन करते समय उसी जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं जिसकी जीत सुनिश्चित हो सके। मतलब जिस जाति के लोग उस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं उसी को उम्मीदवार बना कर वहाँ पर भेज देते हैं राजनीतिक दल। मतलब क्या है कि हमारा राजनीति में जाति बहुत हद तक हावी है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व। अब सरकार में क्या है, विभिन्न जाति का प्रतिनिधित्व है। भारत में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनकी मंत्रिपरिषद में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की परंपरा भी स्थापित हो गई है। मतलब सभी जाति को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ठीक है, ये बात तो ठीक है कि क्योंकि समाज में समानता आएगी, सभी लोग आएंगे अपने मतलब कि अपने गुणों का विकास कर सकेंगे अच्छे से। राज्य में मंत्रिपरिषद में इस पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हमारा तीसरा क्या है, जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दल की सक्रियता। मतलब जातीय भावनाओं को उकसाने में, अब सबसे ज़्यादा जातीय भावना कौन उकसाता है, हमारा राजनीतिक दल ना। राजनीतिक दल कहता है फलाना जो जाति है उसको हम ज़्यादा चीज़ें देंगे, वहाँ पे हमको अच्छा वोट मिलना चाहिए, तो ये उकसाने वाला बात हुआ कि नहीं। तो यही है कि जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दल की सक्रियता। भारत में ऐसे राजनीतिक दल की कमी नहीं है जो जातीय भावनाओं को उकसाकर चुनाव में अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। मतलब उकसा कर लड़ा कर लोगों को अपना क्या कर लेते हैं, ये तो जीत सुनिश्चित कर लेते हैं, लेकिन लोग लड़ लेते हैं, उनका विनाश हो जाता है या इनका तो फायदा हो जाता है। लेकिन ऐसा लोग तो समझते नहीं हैं कि क्या हमारे साथ राजनीतिक दल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा दे दिए लोग इनके पीछे पीछे आ जाते हैं और ये इनके जो अच्छाई बुराई है लोग नहीं देख पाते। राजनीतिक दल कुछ जातियों के समर्थन पर ही निर्भर करते हैं। हाँ, ये बात बहुत ही अच्छी है कि राजनीतिक दल क्या है, कुछ जाति के समर्थन पर ही निर्भर करते हैं। अब सभी जाति के लोग इनका समर्थन नहीं करते, जैसे कि बहुत समाज में जिस जाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं वो समर्थन कर दे, राजनीतिक दल जीत जाता है, क्योंकि जिसको वोट ज़्यादा मिलता है वही न जीतता है। और जो कम जाति है, जो जाति कम संख्या में है उनको तो मतलब कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे दल जाति विशेष के हितों का संवर्धन करते रहते हैं। मतलब जो जाति विशेष हैं, जो विशेषकर जाति हैं, इनके लिए जो जिनको जीत दिलाया उन्हीं का ध्यान देंगे ना, ये अपने जो छोटे लोग हैं उनको थोड़ी ये ध्यान देंगे राजनीतिक दल। कमज़ोर जाति के लोगों की राजनीति में बढ़ती अभिरुचि। अब यहाँ पे ये हो गया है कि कमज़ोर जाति के लोग भी क्या करने लगे हैं, राजनीति में अभिरुचि लेने लगे। उनके लिए भी सीटें आरक्षित हो गए हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में है, उनके लिए भी सीटें आरक्षित होती है। जातीय विभेद और राजनीति में संबंध स्थापित करने में कमज़ोर जाति के लोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कमज़ोर जाति की राजनीति में जितनी दिलचस्पी बढ़ी है उतनी पहले नहीं थी। मतलब पहले उनकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं थी, उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि वे कमज़ोर इस कारण रहे हैं कि उन्होंने राजनीति से अपने को दूर रखा। अब कमज़ोर लोगों को ये कमज़ोर जाति को ये समझ में आ गया है कि वो राजनीति से दूर रहेंगे तो उनका विकास नहीं होगा। वो कमज़ोर इसीलिए हैं क्योंकि वो राजनीति से दूर रहे हैं, राजनीति से दूर रहे हैं, इसीलिए उनके लिए कोई सोचा नहीं। राजनीतिक दल जो है उनके विकास के बारे में नहीं सोचे। जो अच्छी जाति है, जो समाज में ज़्यादा संख्या जिस जाति के है उसी जाति के बारे में राजनीतिक दल सोचते हैं और छोटे जाति के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए इनका विकास नहीं हुआ और ये राजनीति से दूर रहेंगे तो इनका विकास नहीं होगा। अब ये बात इन लोगों को समझ में आ गया। अब उन्हें यह बात भी समझ आ गई है कि वोट रूपी हथियार का प्रयोग करके ही वे सबल बन सकते हैं। मतलब उनको ये बातें अब समझ में आ गया कि हम वोट दे के ही सबल बन सकते हैं। राजनीतिक दलों ने भी इनका भरपूर लाभ उठाया। अब राजनीतिक दल भी खूब लाभ उठाया इनका। निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होना। मतलब निर्वाचन में क्या है, जाति का प्रभाव
कम होना। राजनीति में जाति के बढ़ते प्रभाव से यह निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं होगा कि चुनाव में जातीय विभेद की ही भूमिका सर्वोपरि है। मतलब क्या है कि राजनीति में जाति विभेद की भूमिका ही सर्वोपरि है, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी विशेष जाति बहुल वाले निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं। परिणाम स्वरूप दो मुख्य विकल्प सामने आ जाते हैं। बहुल जाति के मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल के उम्मीदवार को सफल बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं हो सका तो बहुल जाति के अधिकांश मतदाता दूसरी जाति के मतदाताओं से एक नया समीकरण बनाकर बाजी मार लेते हैं। ऐसी अवस्था में कई उम्मीदवार को अपनी जाति विशेष के वोट बैंक पर नज़र रखने पर भी मुंह की खानी पड़ती है। स्पष्ट है कि जातीय विभेद ही राजनीति में एकमात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बल्कि अन्य कारक भी सक्रिय नज़र आते हैं। एक जाति विशेष में भी कई विभेद उभर जाते हैं। मतलब क्या होता है कि एक जाति विशेष में भी कई विभेद उभर जाते हैं। जैसे क्या है, गरीब और अमीर का भेद। मतलब क्या है कि एक जाति के लोग हैं तो एक जाति में कोई अमीर है कोई गरीब है। शोषक और शोषित का विभेद आदि। अतः यह आवश्यक नहीं है कि एक जाति के लोग हमेशा एक ही राजनीतिक दल के संबंध रखें। हाँ, ये तो है कि हमेशा क्या है कि एक जाति के लोग एक ही राजनीतिक दल से संबंध रखें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक दल को कभी कभी ऐसे क्षेत्रों में मुँह की खानी पड़ती है। उनको लगता है कि हम जिस जाति के उम्मीदवार को खड़ा किए हैं उस जाति के लोग बहुत हैं, वहाँ पर तो वोट देंगे। तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या हो जाता है, कोई एक ही जाति के लोग गरीब हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, तो वो राजनीतिक दल को नहीं चुनता। जो विशेष राजनीतिक दल वहाँ पे खड़ा हो रहे होंगे उनके आंतरिक विभेद भी अलग अलग राजनीतिक दल के टिकट उन्हें ला देते हैं। जाति के अंदर भी राजनीति की बैठ। अब जाति के अंदर भी राजनीति की बैठ है। आधुनिक युग में इस क्षेत्र में कुछ नई प्रवृत्तियां भी उभरने लगी है। अब आधुनिक युग में क्या हो गया है कि इस क्षेत्र में मतलब जाति के अंदर भी राजनीति वाला क्षेत्र में नई प्रवृत्तियां उभरने लगे। जैसे सिर्फ राजनीति में ही जातीय विभेद की पैठ नहीं है। क्या है, सिर्फ राजनीति में ही जातीय विभेद की पैठ नहीं है, बल्कि जातीय विभेद भी राजनीति का शिकार हो चुका है। अब जातीय विभेद, अब ये नहीं कहा जा सकता है कि राजनीति पर जाति का प्रभाव पड़ता है, जाति पर भी राजनीति का प्रभाव पड़ता है, बल्कि जातीय विभेद भी राजनीति का शिकार हो गया है। राजनीति भी जाति के रूप को बदल देती है। राजनीति क्या करती है, जाति के रूप को बदल देती है तथा इसकी सुदृढ़ता को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। जाति में राजनीति के प्रवेश का ही फल है कि उनका समीकरण बदल जाता है। जाति में क्या है, राजनीति के प्रवेश हो जाने से उसका समीकरण बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। किसका, जाति का। सभी सवर्णों और दलितों, मतलब सवर्णों का मतलब है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो दलित मतलब नीची जाति के लोग में विभेद उत्पन्न हो जाता है। तो कभी कभी राजनीति में दोनों एक रंगमंच पर दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आते हैं। कौन, सवर्ण और दलित। कभी अखाड़े और पिछड़े का विभेद उभरता है तो कभी पिछड़े की कई समूहों में बिखरकर अपनी पहचान बनाने में जुटे नजर आते हैं। स्पष्ट है कि जातीय विभेद भी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। अब इससे स्पष्ट क्या होता है कि जातीय विभेद भी राजनीति को प्रभावित कर रहा है, राजनीति भी जातीय विभेद को प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ राजनीति ही जाति को प्रभावित करता है या जाति भी राजनीति को प्रभावित करता है। इसकी विवेचना के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसकी भूमिका सकारात्मक और राजनीति को प्रभावित कर रहा है। क्या है, जातीय विभेद भी राजनीति को प्रभावित कर रहा है और राजनीति भी जातीय विभेद को प्रभावित कर रहा है। इसकी विवेचना के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इससे स्पष्ट हो जा रहा है किससे, कि जाति हमारा राजनीति को प्रभावित करता है और राजनीति जाति को प्रभावित करता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वतंत्रता के बाद इसकी भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। मतलब इसकी जो भूमिका है जाति का वो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। भूमिका का सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे सबों का सत्ता में भागीदारी बढ़ा है। अब सकारात्मक पक्ष हमारा यह है कि राजनीति में, सत्ता में सबकी भागीदारी बढ़ी है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति में वृद्धि हुई है।
राजनीतिक चेतना बढ़ी है। किससे? जाति के सकारात्मक पक्ष से, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। जो क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, परंतु इसके नकारात्मक पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसके नकारात्मक पक्ष क्या है? जातीय विभेद की राजनीति के कारण समाज अनेक प्रतियोगी समूहों और टुकड़ों में बंट गया है। अब क्या है? जातीय विभेद की जो राजनीति हो रही है हमारे यहाँ, इससे क्या हो गया है कि जो हमारा जो समाज है वो कई टुकड़ों समूहों में बंट गया है। मतदाताओं को विभाजित करके राजनीतिज्ञ अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। मतदाता को क्या करते हैं लोग? विभाजित करके, मतलब राजनीतिक दल, और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, मतलब अपना काम बना लेते हैं, वो जीत जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अंग्रेज की फूट डालो वाला जो नीति था, फूट डालो और राज करो, वही वाला आज लोग जो राजनीति में बैठे हुए हैं वो मतलब अपना रहे हैं और हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में ये बातें नहीं आ रही हैं। राजनीति में जातीय विभेद की भूमिका को समय, परिस्थिति और परिवेश के संदर्भ में देखा जाता है। राजनीति को जातीय विभेद की भूमिका को समय, परिस्थिति और संदर्भ के रूप में देखा जाता है। ये हमारा यहाँ पे एक जो टॉपिक था थोड़ा सा, राजनीति को जाति अनेक रूपों में कैसे प्रभावित करती है, इसका निष्कर्ष भी यहाँ पे दिया हुआ है। जो यहाँ सब था ये हो गया। यहाँ पे एक नया टॉपिक है लैंगिक विभेद और राजनीति। तो हम यहाँ पे देख लिए कि चैप्टर में ही था कि जाति, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद कैसे हमारे लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित करता है। तो इसमें जाति के बारे में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे जो टॉपिक था। अब देखेंगे किसके आधार पर? लैंगिक के आधार पर, कि लैंगिक विभेद राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। तो हमारा ये है, लैंगिक विभेद का राजनीति पर प्रभाव की विवेचना के पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि लैंगिक विभेद किसे कहते हैं। अब लैंगिक विभेद के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके पूर्व यह समझ लेते हैं कि लैंगिक जो हमारा विभेद है वो है क्या। लिंग के आधार पर समाज दो वर्गों में बटा, ये तो हम सभी जानते हैं। जैसे कि महिला एवं पुरुष, इनमें असमानता सर्वत्र व्याप्त है। इसमें क्या है? असमानता सर्वत्र व्याप्त है। जैव के दृष्टिकोण से तो दोनों में असमानता स्वाभाविक है, परंतु दोनों एक के बीच सामाजिक विभेद भी बने रहते हैं। आधुनिक युग में महिला एवं पुरुष के बीच लिंग के आधार पर विभेद एक सामाजिक समस्या बनी हुई है। आधुनिक युग में, अब यहाँ से हमारा क्या है कि आधुनिक युग में महिला एवं पुरुष के बीच जो लिंग के आधार पर भेदभाव है एक सामाजिक समस्या बन गया है। सही बात तो यह है कि पुरुष एवं नारी समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, इसीलिए किसी भी समय समाज के समुचित विकास के लिए पुरुष तथा नारी दोनों ही समान रूप से उन्नति आवश्यक है। दोनों के पारस्परिक सहयोग पर ही समाज के निर्माण की सफलता निर्भर करती है। मतलब है कि समाज के विकास में, निर्माण में, इसके भागीदारी में दोनों की भागीदारी है। संपूर्ण समाज का 48.50% स्त्रियाँ हैं। मतलब संपूर्ण समाज में जो हमारा क्या है, लगभग 50% महिलाओं की आबादी है। प्राचीन काल के समाज में नारियों का गौरवपूर्ण स्थान था। प्राचीन काल में क्या था? महिलाओं का क्या था? गौरवपूर्ण स्थान था। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे तथा वे अपने घर की सामग्री मानी जाती थी। मतलब क्या है? हमारे घर की सामग्री मानी जाती है। उन्हें गृहलक्ष्मी के नाम से पुकारा जाता था। ये सभी गुण था प्राचीन काल में, अभी नहीं है। यह विश्वास था कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास होता है। ये सब प्राचीन काल में माना था, परंतु धीरे धीरे नारियों की स्थिति खराब होती चली गई। यह निर्वादित सत्य है कि महिला सदियों से भेदभाव का शिकार, शोषण का शिकार हो रही हैं। सदियों से क्या है? भेदभाव का, शोषण का शिकार हो रही हैं। श्रम एवं लैंगिक विभाजन ऐसा किया गया है कि महिलाओं को घर के अंदर ही सारे काम को पूरा करना था। अब लैंगिक विभाजन क्या था कि महिला को घर के अंदर ही पूरा काम करना है, घर के बाहर नहीं निकलना है। जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़ा धोना, बच्चों वगैरह वगैरह इत्यादि, ये सारी चीज़ें महिला को करना है। दूसरी ओर पुरुषों को घर के बाहर काम सौंपा गया। श्रम का यह लैंगिक विभाजन इस आधार पर किया गया कि पुरुष घर के कामकाज लायक नहीं है तथा महिलाएं घर के बाहर काम करने योग्य नहीं है। परंतु यह देखकर आश्चर्य होता है कि बाहर में पुरुष महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य भी अच्छे ढंग से करती है। इस सच्चाई तो यह है कि ऐसा बात नहीं है, महिला भी पुरुष का काम अच्छे ढंग से बाहर में जाकर करती है। होटलों में, बावर्ची घरों में, नौकर और सिलाई की दुकानों में दर्जी महिला के काम को बखूबी निभा रही है।
महिलाएं भी घर के चारदीवारी से बाहर निकलकर नौकरानी, खेतों में मजदूरी तथा दुकानों में वस्तुओं के बेचने का काम को अच्छी तरीके से कर लेती हैं, परंतु महिलाओं की योग्यता को दबाकर उन्हें घर की चारदीवारी में बंद रखने वाला पुरुष प्रधान समाज प्रत्येक क्षेत्र में उनका एक साधन के रूप में प्रयोग करती है। मतलब पुरुष प्रधान जो समाज है वो महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दे पाता। पुरुष प्रधान सरकारों ने भी अब हमारा सरकार क्या है, वो भी पुरुष प्रधान ही है। महिला विकास का ढोल पीटा है, ईमानदारी पूर्वक उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास नहीं किया। महिलाओं की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति केवल भारत में ही नहीं है। अब क्या है कि महिला की जो ये स्थिति है सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे विश्व के सभी देशों में है। यह सभी स्वीकार करते हैं कि सभी प्रकार के विकास में नारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नारियों की स्थिति में सुधार लाए बिना समाज कल्याण की बात सोचना उसी प्रकार है जैसे एक पंख से उड़ान भरना। अब स्वामी विवेकानंद जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि समाज के कल्याण में अगर नारी की भूमिका नहीं रहेगी तो एक पंख से उड़ने के बराबर इसे माने है वो, कि एक पंख से तो लोग उड़ नहीं सकता है ना। यही कारण है कि आज विश्व के सभी देश, चाहे वे विकसित हो अथवा अविकसित, महिला सशक्तिकरण की चुनौती का सामना कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को इस चुनौती का सामना करना पड़ा। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस पर सबसे पहले ध्यान देकर संविधान में अनेक प्रावधानों द्वारा इन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया। यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब ये स्पष्ट किया जा चुका है कि लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में हमारा जो संविधान है उसमें दिया गया है कि मतलब महिला और पुरुष में किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में महिला एवं पुरुषों में भी भेदभाव किया जाना अनुचित है। सत्ता में सुनिश्चित भागीदारी ही महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त कर सकती है, परंतु दुख की बात यह है कि राजनीति में आज भी महिलाओं की भूमिका बहुत सार्थक नहीं है। अब क्या है कि हमारा तो दुख की बात यह है कि राजनीति में आज भी महिला की भूमिका उतनी नहीं है। विश्व के अधिकांश समाजों में यही स्थिति है। मतदाता के अधिकार से भी महिलाओं को बहुत दिनों तक वंचित रखा गया। अब क्या है कि मतदाता के जो हमारा अधिकार था उससे भी महिलाओं को बहुत दिनों तक वंचित रखा गया। विश्व के किसी भी देश में उसे अधिकार नहीं दिया गया था। ब्रिटेन में 1928 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला। ब्रिटेन में क्या मिला? 1928 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला, परंतु बहुत वर्षों तक वहाँ भी महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। ब्रिटेन में, यूरोपीय देशों में भी महिलाएं मताधिकार से वंचित रहीं। यूरोपीय देश में भी महिलाएं क्या थी? मताधिकार से वंचित रही। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के देश स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहाँ पर भी 1971 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो सका। मतलब कि वहाँ 1971 में महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, उससे पहले नहीं था। विश्व स्तर पर नारी आंदोलन शुरू हुआ और उसी का फल है कि आज विश्व के अधिकांश देशों में महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर ऊंचा होता गया। आज महिलाएं वैज्ञानिक, प्रबंधक, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में वो अपना बहुत अच्छे से भूमिका निभा रही हैं, बराबरी कर रही हैं, अच्छे से अपना काम कर रही हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, विश्व के अन्य देशों की तरह यहाँ भी महिलाएं की स्थिति में सुधार हुआ है। अच्छे से महिलाएं अपना काम कर रही हैं। समाज सुधारकों ने इस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले जो सती प्रथा कांड 1828 इसमें राजा राम मोहन जी ने किया था, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें शुरू किया गया, जिससे क्या था, महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई। जैसे क्या हो गया, सती प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह पर प्रतिबंध, विधवा विवाह की शुरुआत। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही ये सारी चीज़ें चल रही थी। जो हमारी कुरीति थी समाज की, इसके प्रति लोग जो थे लड़ रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की नारियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्वतंत्रता के बाद तो और परिवर्तन हो गया। यहाँ की जो नारी थी वो अच्छे से रहने लगी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में ही नारियों में जागृति आ चुकी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही नारियाँ जो थी जागृत हो चुकी थी, उनमें चेतना की लहर दौड़ चुकी थी और वह आज भी विद्यमान है। आज भी क्या है, विद्यमान है। फिर भी नारियों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अब इतना सारा चीज़ होने के बाद भी क्या कहा जा सकता है कि फिर भी नारियों की जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है।
है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अभी भी अनेक समस्याओं से घिरी हैं। आज भी पुत्र जन्म पर खुशी मनाई जाती है और पुत्री जन्म पर शोक। ये जो हमारी जो समाज की, परिवार की जो धारणा है, जो मान्यता है, ये जब ख़त्म नहीं होगा तो हम कैसे नारीवादी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। स्त्री भ्रूण हत्या की परंपरा जोर पकड़ती जा रही है। वर्तमान में आधुनिक उपकरणों से गर्भ में ही शिशु भ्रूण की लिंग की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और पुत्री के जन्म होने की उम्मीद पर गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। यह एक जघन्य अपराध है जिसे आधुनिक भारतीय समाज जकड़ता जा रहा है। स्वतंत्र भारत की नारियां कुपोषण के भी शिकार हैं। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिलता। नारी मुक्ति आंदोलन की स्थिति कुछ बदली है। अब क्या बदली है, यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है ना। नारी की समाज में दयनीय स्थिति के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। अब कौन कौन से कारण है जो उत्तरदायी माने जाते हैं, जो कि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी न होने के लिए उत्तरदायी है? क्या है? नारी समुदाय में शिक्षा का अभाव। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि अगर नारी समुदाय शिक्षित हो जाएंगी तो वो अपने हक के लिए खुद लड़ेंगी। इससे समाज में अधिकांश अंधविश्वास बढ़ा है। जो शिक्षा नहीं है उस समाज में अंधविश्वास ज़्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में अब भी महिलाएं पुरुषों के पीछे हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार 80.9% पुरुष शिक्षित हैं। अब देखिए क्या है कि 80% जो पुरुष है वह 2011 की जनसंख्या के मुताबिक क्या है, शिक्षित हैं। वहीं महिलाएं जो हैं 64.6% महिलाएं ही साक्षर है। अब कितनी मतलब कम इसका प्रतिशत है, बताइए। इसी कारण क्या है, हमारा नारी जो समुदाय है वो समाज में उनकी स्थिति दयनीय है। पर्दा प्रथा से भी नारियों का बहुत बड़ा अहित हुआ है। सती प्रथा और बाल विवाह से भी उन्हें काफ़ी हानि हुई है। ये सब जो समाज की कुरीतियाँ हैं इसके द्वारा क्या हुआ है, उन्हें बहुत हानि हुई है। दहेज प्रथा, जो ये अभी की जो इम्पोर्टेंट प्रथा है, दहेज प्रथा, समाज में लड़कों के मुकाबले लड़कियां भार प्रतीत होने लगी हैं। इसके द्वारा तो और समाज में क्या है, नारी शोषित हो रही है। देश के बहुत से भागों में अंग्रेजी शासक के प्रति प्रारंभिक दिनों में लड़कियों के जन्म लेते ही उनकी हत्या की प्रथा शुरू हो गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से भी स्त्री पुरुष में भेद बना हुआ है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। जहां 1901 में भारत में 1000 पुरुष पर 972 स्त्रियां थीं, वही 2011 में 1000 पुरुष पर नारियों की संख्या मात्र 943 हो गई। केरल एवं पुदुचेरी को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लगभग यही स्थिति है, जो कि बहुत ही दयनीय है। उच्च मातृ मृत्यु दर। अब क्या है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी वो क्या होगी, उच्च मातृ मृत्यु दर होंगी। स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु का गर्भपात, पुरुष प्रधान समाज स्त्री शिशु की अवहेलना के कारण भी लिंग समानता की समस्या बनी हुई है। ये सभी क्या है, हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं जो नारी के विकास के लिए अच्छा नहीं है। भारत में लैंगिक समानता की समस्या हल करने के लिए कई कदम उठाए गए। अब देखो भारत में क्या हुआ, लैंगिक समानता को समाप्त करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारियों के जीवन में एक नया मोड़ आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, नारी के जीवन में एक नया मोड़ आया। लिंग समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। लिंग समानता के जो सिद्धांत था उसको स्वीकार किया गया। नारियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले। नारी को क्या था, पुरुष के समान अधिकार मिला। भारतीय संविधान में भी उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। संविधान में लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करने की इजाज़त नहीं दी गई। संविधान जो हमारा है उसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करने की इजाज़त नहीं दिया गया। कानून की समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी दी गई। कानून के समझ क्या होगा, समानता होगा। नौकरी पाने के अवसर में भी पुरुष और नारी दोनों को एक समान व्यवहार माना जाएगा, मतलब उनके एक समान व्यवहार के लिए उनके एक समान वेतन दिया जाएगा। नारियों को भी पुरुषों के समान ही वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन भी पुरुष एवं नारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कही गई है, जो कि हमारे राजनीति में ये सारी चीज़ें सही हैं जो संविधान में दिया गया है। यह भी कहा गया है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का, बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो। प्रसूति के समय नारियों की उचित सहायता देने की बात भी कही गई है। संविधान में यह भी कहा गया है कि राज्य के सभी नागरिकों, नर तथा नारियों के जीविका के साधन प्राप्त करने के समान अधिकार हैं।
बालक बालिका मतलब उनको अपने जीवन के अच्छा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए समान अधिकार प्राप्त हैं। बालक बालिकाओं के शोषण से रक्षा की भी बात कही गई है, मतलब बालक बालिकाओं का शोषण ना हो, उनसे उनकी रक्षा की वही बात हमारे संविधान में कही गई है। सारी चीज़ें क्या है, एक कदम है जो कदम उठाया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। हमारे जो समाज में महिलाओं की जो स्थिति अच्छी नहीं है उसके बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा भी समय समय पर कानून बनाकर सुधार का प्रयास किया गया। अब ये क्या है कि अब बहुत सारा सरकार जो आया वो भी कानून बना कर ये सारी जो महिलाओं की स्थिति थी उसे सुधारने के लिए प्रयास किया। एक कानून बनाकर लड़कियों के विवाह की आयु भी क्या कर दी गई, 18 वर्ष सुनिश्चित कर दी गई। इसी प्रकार सरकार ने एक कानून बनाकर यह व्यवस्था कर दी कि पति से अलग होने पर पत्नी और उसके आश्रित बच्चों को भरण पोषण के लिए पति के लिए निश्चित राशि पाने का अधिकार है। मतलब क्या है कि जो पति है उससे जो पत्नी अलग हो गई है उसको आप भरण पोषण के लिए पैसा दे सकते हैं। नारियों को भी विरासत में पड़ी संपत्ति पाने का अधिकार। अभी क्या है कि नारी को क्या था, संपत्ति में अधिकार नहीं था, जिसे भी इस कानून बनाकर दे दिया गया है। किसी लड़की या नारी को भगाकर ले जाना, एक पति पत्नी के रहते दूसरी शादी कर लेना, वेश्यावृत्ति इत्यादि क्या है, अपराध घोषित किया गया। जो हमारे समाज का कुरीति था इसे अपराध घोषित कर दिया गया। सरकार की ओर से लड़कियों की शिक्षा के लिए भरपूर प्रयत्न किए गए हैं। अब सरकार की ओर से क्या है, लड़कियों की शिक्षा के लिए खूब प्रयत्न किए गए हैं। जो इसमें बिहार का जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नीतीश कुमार जी बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। महिलाओं के जागरण के लिए बालिका विद्यालय, महिला शिल्प सदन, मातृ सेवा सदन इत्यादि का संचालन बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी कर रही हैं। मतलब क्या है, बहुत सी जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्था तो कर ही रही हैं, बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं वो भी महिलाओं के विकास के लिए ये सारी कामें कर रही हैं, जिससे क्या हो, इनका विकास हो। महिलाओं को शिल्प कला, शिशु पालन, गृह उद्योग, गृह विज्ञान इत्यादि में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले 20 वर्षों में महिलाओं की साक्षरता दर अधिक हुई है। पिछले क्या है 20 वर्षों में महिला की जो साक्षरता दर है वो अब बढ़ गई है। शिक्षण संस्थानों में लड़कियों की संख्या और महिला शिक्षकों की संख्या में कई गुनी बढ़ोतरी हुई है। अब महिला शिक्षिका की भी संख्या बढ़ गई है। शिक्षा प्राप्ति महिलाओं की ऊंचे पदों पर काम करने का अवसर दिया गया है। ऊंचों से ऊंचे राजकीय पदों पर महिलाएं आसीन हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में 15वीं एवं 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर महिला की पद स्थापित। मतलब ये अच्छी बात है कि जो हमारा जो लोकसभा है उसमें 15वीं और 16वीं लोकसभा उसमें महिला क्या थी, लोकसभा की अध्यक्ष के पद पर आसीन थी, जो हमारा क्या था, भारत के लिए अच्छी बात है। जो कि यहाँ पे नारी की स्थिति अच्छी नहीं है, जो सरकार और बहुत सारे गैर सरकारी संगठन ने इनको अच्छा बनाने का काम किया। महिलाओं के आर्थिक विकास और स्वरोजगार कार्यक्रम की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। मतलब क्या है कि महिला के जो आर्थिक विकास कैसे हो, उसका स्वरोजगार कैसे वो हासिल कर सके, इसके लिए भी क्या दिया गया है, विशेष ध्यान दिया गया सरकार के द्वारा। पहली पंचवर्षीय योजना में भी महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया था। कि मतलब पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू किया गया था स्वतंत्र भारत में, उसमें ही इसके लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था कि महिलाओं के विकास के लिए भी कोई कार्यक्रम किया जाएगा। जैसे क्या है कि 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, जिसके स्वयंसेवी संगठनों द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाया गया। मतलब स्वयंसेवी संगठन जो था वो महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाए। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में महिला विकास को विकासात्मक गतिविधि का एक भाग माना गया। छठी पंचवर्षीय योजना जो था उसमें महिला को विकास करने के लिए एक गतिविधि का एक भाग माना गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में रोग निरोधक टीके लगवाने के कार्यक्रम लागू किया गया। मतलब जैसे जैसे पंचवर्षीय योजना आती गई, महिलाओं के विकास के बारे में अच्छा बातें सोचा गया। मतलब रोग निरोधक टीका, जो महिला का रोग नहीं होगा उसके लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कानून बनाया गया। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की औसत आयु बढ़ाने की संभावना पर विचार किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्तर को ऊँचा उठाने, शिशु मृत्यु दर कम करने और महिलाओं की शिक्षा के विस्तार पर भी बल देने की बात कही गई। कौन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 1985 में भारत सरकार ने महिलाओं को और बच्चों के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला ब्यूरो की स्थापना की गई। कब, 1985 में महिला ब्यूरो की स्थापना भारत सरकार द्वारा। स्वरोजगार के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया गया। मतलब क्या है स्वरोजगार, मतलब आपको स्वरोजगार हासिल करना है, इसीलिए आपको क्या किया गया,
प्रोत्साहित करने का निश्चय किया गया महिलाओं को सरकार के द्वारा। स्वरोजगार महिलाओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए श्रीमती इल्ला भट्ट की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। 1987 में किया गया एक गठन, कौन सा आयोग, जिसमें इल्ला भट्टी जो थी वो अध्यक्ष थी, जो महिला को स्वरोजगार देने के लिए मतलब उनको क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी, जिससे अनेक सुझाव दिए। ग्रामीण विकास, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना डवाकरा 1982 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का अवसर जुटाना है। इसके अंतर्गत स्वरोजगार और आय सृजित करने के लिए संगठित रूप में प्रोत्साहन देने हेतु महिलाओं का समूह बनाकर स्त्री शक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में जागृत किया गया। महिलाएं 10 से 15 का समूह बना सकती हैं और डवाकरा का सदस्य बनकर ऋण और सहायता का लाभ उठा सकती हैं। मतलब एक संस्था का गठन किया गया जिसमें महिला क्या है 10-15 के समूह में 1982 में गठन किया गया था। उसमें 15 के समूह में रहकर और ऋण और सहायता लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। 1990 में अब ये सब सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जो कि हमारा यहाँ पे था ना लैंगिक विभेद और राजनीति, इसी में है ये सारी बातें कि कैसे कैसे लैंगिक विभेद होता है समाज में, उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार इसके लिए क्या कौन कौन से कदम महिला के लिए उठाती है, ये सभी चीज़ें हैं। अब 1990 है यहाँ पे, तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना। अब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में, इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों की जांच, अब महिला के विरुद्ध जो अपराध हुआ है उसकी जांच, महिलाओं की शिकायतें सुनने का अधिकार महिला आयोग को सौंपा गया। महिला आयोग का गठन किया गया। दहेज के कारण जलाई जाने वाली महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को भी संगीन अपराध घोषित कर दिया गया कि दहेज के कारण जो अपराध होता है महिला के साथ उसको जला दिया जाता है, ये भी क्या है हमारा संगीन अपराध है। यद्यपि महिलाओं के जागरण के लिए अनेक प्रत्यक्ष किए गए, मतलब अनेक प्रयत्न किए गए, सॉरी प्रयत्न है। यद्यपि महिलाओं के जागरण मतलब महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, समाज में अधिकार देने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए, फिर भी महिलाओं को पिछड़ेपन की समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो सकी। फिर भी क्या हुआ, महिला की जो पिछड़ेपन की समस्या थी वो हल नहीं हो सकी, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। कितना भी लोग विकास सोच ले उससे क्या होगा, नहीं होगा। इस समाज के सोच को बदलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 ने भारत की महिलाओं को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए सबल दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है वह 1975 से शुरू हुआ था। तो वो क्या किया, भारत की महिलाओं को प्रगति के पथ पर लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया। भारतीय महिलाएं आज पहले से अधिक जागृत है। उससे क्या है कि भारतीय की जो महिलाएं हैं 1975 के बाद से अधिक जागृत हैं, अपने अधिकारों को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। केंद्रीय सरकार ने हाल में निर्णय लिया है कि सरकार द्वारा स्वीकृत महिला संगठनों को दहेज के कारण होने वाली हत्याओं की जांच करने का अधिकार होगा। अब केंद्र सरकार यह कह दिया कि सरकार द्वारा स्वीकृत महिला संगठन, अब सरकार के द्वारा जो स्वीकृत महिला संगठन है वह जो दहेज के कारण जो जल गई हैं महिलाएं, जो प्रताड़ित हैं, उनको जांच करने का अधिकार महिला संगठन को है। जब तक पुरुष और महिला के बीच सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक महिला को मात्र अधिकार देने से सशक्त नहीं बन जाएंगे। अब कितना अच्छा लाइन है कि सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, मतलब सब में समानता चाहिए। समाज में समानता, शिक्षा में समानता, राजनीति में समानता, पैसा में समानता, तब क्या होगा हमारा महिला को, तब हमारा महिला जो है सशक्त होंगी। सिर्फ अधिकार दे देने से वो सशक्त नहीं हो जाएंगी। ये सभी कितनी अच्छी बातें बताई गई हैं। महिला सशक्तिकरण में केंद्र सरकार ने 1975 में पहली बार एक राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा की। महिला उत्थान नीति, इसका उद्देश्य देश में महिलाओं के उत्थान और समुचित विकासार्थ आधारभूत व्यवस्थाएं निर्धारित करना है। आशा की गई कि इस नीति के सफल कार्यान्वयन से महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विकास में समान भागीदारी के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत है। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति जो है उसका क्या क्या काम है। देश में महिलाओं की शिक्षा, अब क्या क्या काम है इसका, देश में महिला की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना।
ये किसका काम है? राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति का। महिलाओं हेतु ऐसा वातावरण निर्मित करना जिसमें वे अनुभव कर सके कि वे स्वयं सामाजिक तथा आर्थिक नीतियां बना सकती हैं। ऐसा काम ये सभी करेगी राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति, जो कि महिला को लगे कि वो एक ऐसे वातावरण में निर्मित है जो अपने लिए स्वयं सामाजिक एवं आर्थिक नीतियाँ बना सकती हैं। किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करने हेतु समुचित कानून तथा सामुदायिक प्रक्रिया विकसित करने का प्रयास करना है। किसी भी प्रकार के भेदभाव मतलब कोई भेदभाव नहीं रहेगा, उसको दूर करना किसका काम है? राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति का। महिलाओं को मताधिकार के उपयोग में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। महिला को क्या किया गया? मानवाधिकार के उपयोग में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। मानवाधिकार के उपयोग में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं पुरुषों को समाज में समान भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं तथा बालिकाओं तथा महिलाओं के प्रति विविध अपराधों के रूप में व्याप्त असमानताओं को समाप्त किया जाएगा। ये सभी जो 6 पॉइंट हैं ये राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की जो बातें हैं इसमें बताई गई है कि ये काम ये सब करेंगी। महिला को अच्छे मतलब समाज में अच्छा ऊंचा उठाने के लिए, उनको जीवन स्तर को सुधारने के लिए सारी चीज़ें वो करेंगी राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न प्रयासों का ही फल है कि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति निरंतर सुधर रही है। अब क्या हो रहा है? महिला की जो है नीति जो भी है सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, उसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है? बदल रही है महिला की। राजनीतिक स्थिति अब भी दयनीय है। अब राजनीतिक स्थिति तो अभी भी दयनीय है क्योंकि हमारा जो 50% आरक्षण सिर्फ क्या है? पंचायती राज में दिया गया है, ठीक ना। लेकिन हमारा जो लोकसभा और ये है केंद्र में है जो लोकसभा और राज्यसभा, उसमें 50% आरक्षण है ही नहीं, जो महिला को जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसको देना चाहिए। केंद्र में बैठे लोग इसके बारे में तो सोचते ही नहीं हैं। यह बात सही है कि संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा देश भर में ग्रामीण एवं नगरीय संस्थान के सभी स्तरों पर महिलाओं हेतु 1/3 स्थान सुरक्षित किया गया है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से देश के सभी स्तरों पर महिलाएं जनप्रतिनिधि की उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रही है, परंतु संसद एवं राज्य विधानमंडलों में उनकी भूमिका नगण्य है। अब क्या है? सब में नगण्य है उनकी भूमिका। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य रहा है। जब हम लोग लोकसभा के निर्वाचन में महिला उम्मीदवार के आंकड़ों पर विचार करते हैं तो यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हमेशा पुरुषों से कम रही है। नीचे एक तालिका दी गई जिसे विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लोकसभा चुनाव में महिला की राजनीतिक भागीदारी 1989 के बाद क्रमशः बढ़ने के बाद भी पुरुष की तुलना में बहुत कम है। अब हमारा पे यहाँ पे एक बात दिया गया है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा का गठन हुआ था तो 26 मई 2014 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था जब वो पहली बार जीते थे, और दूसरी बार 30 मई 2019 को वो लोकसभा का द्वितीय बार गठन किए थे। तो यहाँ पे एक तालिका दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे महिला का इसमें जो प्रतिशत है वो कैसे कैसे बढ़ना चाहिए, तो भी क्या है हमारा बढ़ा नहीं है। थोड़ा बहुत तो इसमें 52 से दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो अब थोड़ा बहुत जाके 2014 और 2019 में 62 हुआ है और इसमें 78 हुआ है। और पुरुष का तो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधि भी विश्व की अन्य देशों की संसदों की तुलना में बहुत कम है। भारत की संसद में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व भी विश्व की अन्य देशों की संसद की तुलना में बहुत कम है। जहां अमेरिका में 23%, यूरोप में 25.2% तथा दक्षिण कोरिया में 15% महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ा, वहाँ भारत की लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व मात्र 14.36% है, जो कि क्या है लोकसभा में इतना प्रतिशत इसका भागीदारी है, जो कि क्या है दयनीय स्थिति है।
तथा राज्यसभा में 10.87% 2019 के मुताबिक दिया गया है आंकड़ा। भारत के राज्य विधानमंडलों में तो यह 3.9% है। ये तो केंद्र में है ना, लोकसभा में 14.36% और राज्यसभा में 10.87%। लेकिन अगर राज्य में देखें तो भी राज्य के विधानमंडलों में मात्र 3.9% है भागीदारी महिलाओं की। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के 33% आरक्षण का वायदा किया है, जो कभी पूरा नहीं किया, सिर्फ वायदा ही रहा। परंतु कई वर्षों से यह आशय का विधेयक संसद में पारित किया जाना बाधित रहा। 2007 में भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत की राष्ट्रपति बनी तथा 2009 एवं 2014 में लोकसभा के अध्यक्ष पद पर महिला बैठी, जो कि पहली बार था। ये सब प्रतिभा पाटिल जो थी पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। 2009 जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 14, उसमें कौन थी? महिला बैठी थी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं, परंतु राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदम संतोषजनक नहीं है। समाज में तो बहुत सारा उठाया गया, उन्हें अधिकार दिया गया, यह दिया गया, वो दिया गया, लेकिन राजनीति में उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। 33% आरक्षण को भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। सही जगह सही व्यक्ति को सही समय पर पहुंचाने के लिए अन्य व्यवहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसे सदियों से अपेक्षित रही इस आधी आबादी महिला को क्या माना जाता है? आधी आबादी ने नई स्फूर्ति आ सके। राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की देश का सर्वांगीण विकास संभव है। मतलब अगर राजनीति में उनका क्या करेंगे, भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तभी हमारा देश का सर्वांगीण विकास संभव होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं इतना सारा चीज़ें, जो कि लैंगिक विभेद और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिंग के आधार पर भेदभाव क्या है, समाज में उनकी स्थिति क्या है, समाज में उनको क्या क्या अधिकार दिया गया है, ये सभी चीज़ें इतना में हो गया हमारा। अब यहाँ से देखना है हमारा क्या, धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीति, जो इस चैप्टर में ही था। यहाँ पे नाम था इसका कि जातीय लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। तो हम जाति देख लिए, लैंगिक देख लिया, अब सांप्रदायिक विभेद देख रहे हैं। संप्रदाय के आधार पर लोग कैसे लड़ते हैं भारत में, तो इसके आधार पर तो लोग बहुत लड़ते हैं भारत में, जैसे जाति के आधार पर लड़ते हैं वैसे ही। तो हम देखते हैं कि धार्मिक एवं सांप्रदायिक विभेद की राजनीति क्या क्या है। लैंगिक विभाजन के अतिरिक्त सामाजिक विभेद का एक और प्रकार है, वह है धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद। धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद विश्व के अधिकांश देशों में सामाजिक विभेद का यह रूप विद्यमान है। विश्व के अधिकांश देशों में सामाजिक विभेद का यह रूप क्या है, विद्यमान है। धार्मिक विभेद के कारण ही विश्व में सांप्रदायिक विभेद भी देखने को मिलता है। अब धार्मिक विभेद, धर्म के आधार पर भेदभाव करने से क्या हो जाता है, सांप्रदायिक विभेद आ जाता है विश्व के हर एक देशों में। इस विभेद का भी राजनीति से गहरा संबंध रहा है। गांधी जी का विश्वास था कि धर्म राजनीति से उसी तरह चारों तरफ घिरा रहता है, जिस प्रकार सांप से केचुए। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता और राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। ये कौन बोल रहे हैं, गांधी जी। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। परंतु महात्मा गांधी की दृष्टि में धर्म का अर्थ किसी विशेष धर्म से नहीं है। अब महात्मा गांधी का ये कहना नहीं है कि हमारा जो मानना है वो किसी विशेष धर्म से नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ नैतिक मूल्य होना चाहिए। किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। उनके कहने का अर्थ यह था कि राजनीति का संबंध नैतिक मूल्यों से होना चाहिए। परंतु आधुनिक युग में धर्म और राजनीति का संबंध संकीर्णता से परिपूर्ण है। धर्म की आड़ में राजनीति में घिनौना खेल खेला जा रहा है। धर्म की आड़ में क्या हो रहा है, राजनीति में घिनौना खेल खेला जा रहा है। आजकल कुछ राजनीतिक दल का गठन भी किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब आजकल क्या होने लगा है हमारे राजनीति में, किसी विशेष धर्म राजनीतिक दल का गठन किससे हो रहा है, किसी धर्म विशेष से हो रहा है कि बहुत सारे ज़्यादा इस धर्म के लोग हैं तो एक अलग राजनीतिक का पार्टी बना लेते हैं। अब बढ़ चुके हैं कि उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को संरक्षण देने के आधार पर भी राजनीतिक पार्टियां गठित हुई थी। हाँ, ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा आयरलैंड देश था उसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो दो संप्रदाय थे, इसके आधार पर राजनीतिक पार्टी गठित हुई थी। प्रोटेस्टेंट को संरक्षण देने के लिए अलग पार्टी और कैथोलिक को संरक्षण देने के लिए अलग पार्टी। आज धार्मिक आडंबर ने सांप्रदायिक
का रूप ले लिया तो क्या हो गया था आयरलैंड में, आयरलैंड का विखंडन हो गया था। तो ऐसे ही अगर धर्म के आधार पर अलग अलग पार्टियां बनने लगे तो देश का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। सांप्रदायिक दायवाद की भावना के कारण विश्व के कई देशों में गंदी राजनीति पनपने लगी है। विश्व के कई देशों में क्या हो गया है, राजनीति जो है वो गंदी हो गई है। सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। हाँ, ये जो हमारा है सांप्रदायिकता वो धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म, रीति रिवाज, भाषा, परंपरा के लोग रहते हैं, तो इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष है भी, अगर सांप्रदायिकता इसमें आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी बाधा हो जाएगा। भारत भी इस भावना का शिकार रहा है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिक भावना है। भारत में इस भावना का उदय अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप हुआ है। देश के विभाजन के समय संप्रदाय, हाँ, अंग्रेजों की नीति के आधार पर ही तो हमारा इस संप्रदाय की भावना का विकास हुआ है। अंग्रेज तो भारत और पाकिस्तान को बांट दिया था ना। देश के विभाजन के समय पर सांप्रदायिक भावना अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया। अब देश का जो विभाजन हो रहा था उस समय बहुत सांप्रदायिक दंगा हुआ। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि सांप्रदायिक भावना अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी हमारे देश में सांप्रदायिकता जैसी संकुचित मनोवृत्तियाँ का रहन अत्यंत खेद की बात है। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया गया है कि संप्रदाय क्या है। सांप्रदायिकता का सही अर्थ जानना आवश्यक है। कुछ लोग सांप्रदायिकता का गलत अर्थ लगाते हुए इसे धर्म, रूढ़िवादिता तथा एक विशेष समुदाय से जुड़ी भावना का पर्याय मान लेते हैं। धर्म में निष्ठा और धार्मिक व्यवस्था का अनुपालन सांप्रदायिकता नहीं होता, बल्कि ये होता है कि एक धर्म, समुदाय या धार्मिक से जुड़े रहना भी सांप्रदायिकता नहीं कहला सकता। सांप्रदायिकता का सही अर्थ है अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना। मतलब क्या है कि सांप्रदायिकता का सबसे सटीक उदाहरण, सबसे सटीक व्याख्या ये है कि इसको क्या, अब सांप्रदायिकता को में क्या है कि अपने धर्म को अच्छा मानना, अपने धर्म को अन्य धर्म से ऊंचा मानना, ये हमारा क्या हो जाता है, सांप्रदायिकता हो जाता है। और अन्य धर्म को नीचा मानना, अच्छा ना मानना, ये सभी हमारा क्या हो जाता है, सांप्रदायिकता हो जाता है। सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर घृणा फैलाती है। यह एक विष के समान है जो मानव को मानव से घृणा करना सिखाती है। यह मतलब सांप्रदायिकता से ये चीज़ें होती है। संकुचित मनोवृत्ति के कारण एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी अथवा एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के खून के प्यासे हो जाते हैं। इस प्रकार सांप्रदायवाद एक संकीर्ण विचारधारा है जो एक विशेष समुदाय के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने देती है। ये सभी क्या होता है, सांप्रदायिकता के कारण ही आती है। अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, दूसरे धर्म को अच्छा ना मानते हैं, ये सब बातें तो सांप्रदायिकता को जन्म देती है। ये सभी चीज़ें ही सांप्रदायिकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब धर्म की अच्छी अच्छी बातें होती है, सब धर्म अच्छा है, ऐसा मानने से क्या होता है, हमारा सांप्रदायवाद नहीं होता है और हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष वो भी बचा रहता है। सांप्रदायिकता के तत्व कौन कौन से हैं, अब ये है हमारा जो सांप्रदायिकता के तत्व हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ समझने के बाद उसके तत्वों के बारे में जानना आवश्यक है। सांप्रदायिकता के 3 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से, एक धर्म के अनुयायियों के धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों में भागीदारी। दूसरे शब्दों में एक धर्म के अनुयायियों के लैंगिक हित एक सदृश होते हैं। मतलब कि एक धर्म के अनुयायी का जो लैंगिक हित होता है एक सदृश होते हैं। एक धर्म के अनुयायी के लैंगिक हित दूसरे धर्म के अनुयायी के भिन्न होते हैं। अब एक धर्म का जो लैंगिक हित होता है दूसरे धर्म के अनुयायियों के भिन्न होते हैं। उनके हित एक दूसरे से भिन्न ही नहीं बल्कि परस्पर विरोधी होते हैं। अब तीसरा ये कारण है कि उनका जो हित होता है एक भिन्न होता है। उनका हित सबके लिए नहीं होता है बल्कि परस्पर विरोधी होता है। सांप्रदायिकता के इन मौलिक तत्वों की विवेचना भारत के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर बिपिन चंद्र ने की है। सांप्रदायिकता का विकास अब कैसे होता है, सांप्रदायिकता का विकास, सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। सांप्रदायिकता क्या है, भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। इसके विकास की कहानी ब्रिटिश राज ने शुरू की थी। अंग्रेजों ने देखा कि भारतीयों में अभूतपूर्व एकता है। अब देखा अंग्रेज क्या कि यहाँ पे क्या है, एकता है, बहुत सारे धर्म के लोग अच्छे से रह रहे हैं, तो उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। सभी संप्रदाय के लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना विद्यमान है। अंग्रेज ये सब देखकर क्या हो गया, अच्छा नहीं लगा उसको। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी सभी संप्रदाय के लोग एकजुट थे। ये सब देख के तो वो बेचारा जल भून रहा था, बेचारा अंग्रेज। स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वालों में भी सभी धर्म के लोगों के नाम शामिल है।
अंग्रेज किसी भी कीमत पर देश के शासन अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तो वो सोचे कि नहीं, फूट डालो और शासन करो, मतलब धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा दो और शासन करो, यही हमारा क्या हो जाएगा भारत में। अगर ऐसा कर देंगे तो हम यहाँ से यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उससे हम पकड़े रहेंगे, जकड़े रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। तो इसीलिए अंग्रेज क्या अपनाया, फूट डालो और शासन करो। वे समझ गए कि ब्रिटिश शासन का हित मुसलमानों को प्रोत्साहन कर उन्हें कांग्रेस के आंदोलन से अलग रखने में ही है। अब वो समझ गए थे कि अगर मुसलमान को हम प्रोत्साहन देंगे और कांग्रेस पार्टी से उसको अलग रखेंगे तभी हमारा हित है। इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कांग्रेस के आंदोलन में बाधा उपस्थित होने के लिए कर दिया। कौन? अंग्रेज। राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालो में अंग्रेज सफल हो गए। अब अंग्रेज की जो मंशा थी वो बेचारा सफल हो गया। स्वतंत्रता में हमें मिली परंतु भारत को इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। स्वतंत्रता तो हमको मिला लेकिन भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देश का विभाजन हो गया, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बना। देश का विभाजन सांप्रदायिकता का ही परिणाम सिद्ध हुआ। कांग्रेस विभाजन का विरोधी था। कांग्रेस क्या था? विभाजन का विरोधी था कि विभाजन नहीं होगा। परंतु मुस्लिम लीग जो था, जिसकी जिन्ना अध्यक्ष था, वो कह रहा था कि नहीं, हमारा एक अलग ही क्षेत्र बनाया जाए मुस्लिम बहुल। लेकिन वो भी पाकिस्तान का मांग नहीं कर रहा था। ऐसा तो अंग्रेज चाहता था कि अलग अलग हो जाए और यहाँ पे फूट डालें और हम शासन करते रहें। सांप्रदायिक परिस्थिति उसे भी सांप्रदायिक विस्फान करने को बाध्य होना पड़ा। विभाजन के समय भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। भारत में जो क्या था, विभाजन के समय बहुत सांप्रदायिक दंगे हुए। भारी संख्या में लोग सांप्रदायिकता की आग में जल गए। लाखों लोग बेघर हो गए। विभाजन के समय लाखों मुसलमानों को भारत छोड़ना पड़ा और हिंदुओं को पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। देखते देखते बड़ी संख्या में सुखी संपन्न लोग शरणार्थी का जीवन व्यतीत करने लगे, जो एक क्या था, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बुराई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह उन्माद बढ़ता गया। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को भी उसी उन्माद का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी जान गंवाई। भारत का विभाजन तो सांप्रदायिकता के कारण हुआ था। भारत का विभाजन किस लिए हुआ था? सांप्रदायिकता के कारण। अंततः पाकिस्तान का भी विभाजन भाषा के नाम पर हो गया। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हुआ और 1971 में एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। अतः यहाँ मतलब 17 दिसंबर 1971 को जो पूर्वी हमारा जो पाकिस्तान था वो बांग्लादेश हो गया। सांप्रदायिकता की भावना के साथ साथ भाषा भी विभाजन का एक कारण है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत हमारा क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का क्या है? अपना कोई धर्म नहीं है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि संप्रदायवाद की भावना धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दिया गया, सभी धर्म को समान माना गया है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि संप्रदायवाद की भावना धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। अब यहाँ भी तनिक भी संदेह नहीं है कि अगर धर्मनिरपेक्षवाद देश है, इसमें अगर सांप्रदायिकता आ जाती है तो वह एक बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी। संप्रदायवाद के आघात से भी अभी भी भारत मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि 1947 में आज़ादी मिली थी, उस समय बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद संप्रदायवाद बढ़ता गया। अभी भी लोगों में ये भावना है कि हमारा धर्म क्या है, अच्छा है और दूसरा धर्म अच्छा नहीं है, और ये भी संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है। यह उन्माद रह कर उभरता है और देश में दंगे का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। अब रह कर क्या है? उभरता है। अब देखते हैं बार बार दंगा होते रहता है। कभी हिंदू भावना को उभरा कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की गई। अभी क्या हो रहा है? अभी जो हमारा ये है ताजमहल, बहुत सारा मंदिर, जो हमारा ज्ञान वापी है, ये सभी जो क्षेत्र है, जो कंटेंट है इशू अभी का, उसमें क्या हो रहा है? पहले मंदिर था, उस पर मस्जिद बना दिया गया मुसलमानों द्वारा। ये सभी चीज़ें क्या है? सांप्रदायिकता का ही उदाहरण तो है, जो भिन्न भिन्न तरीक़ों से बहुत समय बाद रह कर क्या होता है? उभरता है और मतलब कि संप्रदायवाद इसमें क्या होता है? हावी हो जाता है। तो कभी मुसलमान भावना को उभारा जाता है, परिणाम स्वरूप टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु यह भावना सर्वोपरि मानी जाती है। भारत उनका है जो भारत के हैं, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो अथवा ईसाई, हम सभी भारतवासी हैं। ऐसी भावना आ जाए तो हमारा क्या होगा? संप्रदायवाद तो खत्म ही हो जाएगा। हमारा देश भारत है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए।
इन भावनाओं से भी भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह सकती है। अगर यह भावना आ जाए तो हमारा एकता और अखंडता बनी रह सकती है। तब तथा भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा की जा सकती है। हमें इतिहास भी यही सिखाता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण ही की कमी नहीं है जो हमें यह बताते हैं कि यहाँ सब मिलजुल कर रहते आए हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं तथा एक दूसरे की धर्म की रक्षा करते हैं। मुगल कालीन भारत के कई सम्राटों ने हिंदू धर्म एवं उनके मंदिरों की रक्षा की। मुगल काल के जो जितने भी सम्राट थे वो क्या किए, हिंदू धर्म की रक्षा किए और उनकी मंदिरों की रक्षा की। उनके दरबारों में सभी संप्रदाय के कलाकार, साहित्यकार, कवि और धार्मिक गुरुओं का बिना किसी भेदभाव के आना जाना लगा रहता था। इसमें ऐसा उदाहरण किसका आता है, अकबर का आता है, मुगल काल के अकबर। ऐसे उदाहरण भी विद्यमान है जिसमें एक संप्रदाय के लोगों ने दंगों के समय दूसरे संप्रदाय के लोगों को अपने घरों में शरण देकर उनकी जान बचाई। ऐसा भी उदाहरण आते हैं भारत में। ऐसे भी उदाहरण है जिनमें सांप्रदायिकता के विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाई और सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में शहीद भी हुए, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। एक साथ जुड़ा है। 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत अब कानपुर में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था उसको शांत करने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे अपना जान गंवा दिए थे। 25 मार्च 1931 को प्रयास में वे शहीद हुए थे। उनका कहना था कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान, मातृभूमि का कल्याण ही हमारा धर्म है और यह उनके बाधकों का सामना करना ही हमारा कर्म है। पंडित हो या मौलवी, धर्म हो या कर्म मातृभूमि के हित के विरुद्ध हमें किसी भी व्यवस्था मान्य नहीं। मातृभूमि का अपराधी चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हमारे तिरस्कार और उपेक्षा से भाग नहीं सकता। ये सभी बातें किनका कहना था, गणेश शंकर विद्यार्थी का, जो मतलब दंगे को शांत करने में, सांप्रदायिक दंगे को शांत करने में शहीद हो गए थे। भारत में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके इस परिवार के सदस्य को सांप्रदायिकता की अग्नि में झुलस जाना पड़ा, परंतु उन्हें बदले की भावना की जगह धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है। अब उनको बदले की भावना नहीं है, वो भी बदले की भावना करेंगे तो सब एक दूसरे से लड़ते रहेगा। उनको क्या है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है। प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने भी दिल्ली हिंदू कॉलेज के अपने एक छात्र का उदाहरण उपस्थित करते हुए लिखा है कि अपने सामने परिवार के सदस्यों की हत्या देखने वाला वह छात्र धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है। उस छात्र का तर्क है, इस तरह की हत्याएं करने वाला न तो हिंदू है और न ही मुसलमान हुआ, केवल सांप्रदायिकता का उन्मादी है। मतलब एक विद्यार्थी था, उसके आंखों के सामने उसके परिवार को मार दिया गया, तो भी वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता बना हुआ है। वो बोलता है कि वह जो हत्या करने वाला था वो क्या था, वह न हिंदू है न मुसलमान है, वो क्या है, सांप्रदायिकता का उन्मादी है। उसके पास विवेक नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, जो सांप्रदायिकता के उन्मादी होते हैं। हमारे देश की सामाजिक संरचना ही ऐसी है कि हम किसी जाति या संप्रदाय से सदा के लिए जुट जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर जातिवाद और संप्रदायवाद की भावना पनपने लगती है। हमारे ऊपर क्या होती है, जातिवाद की भावना पनपने लगती है। हमें इससे ऊपर नहीं उठ पाते। भारत के विभाजन के लिए भी हमारी सांप्रदायिकता की भावना ही दोषी है। अब सांप्रदायिकता के जो भावना है वही दोषी है हमारे भारत के विभाजन के लिए। महात्मा गांधी ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया था। जब हम स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार हैं तो अंग्रेज पर दोष मढ़ने का क्या अधिकार। अब अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति क्यों अपनाया, क्योंकि हम लोग खुद कमज़ोर थे। हम लोग खुद उनके हिसाब से आत्महत्या करने पर मजबूर थे। हम लोग खुद एक नहीं थे, तो ना अंग्रेज क्या किया, फूट डालो और शासन करने का नीति अपना लिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठें। आज क्या है, आवश्यकता इस बात की हम लोग संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठें। विभिन्न राजनीतिक दल, जाति और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करना छोड़ दें। अब इसमें क्या अच्छी बातें आई कि हम लोग क्या करें, संकीर्ण भावना से ऊपर उठें। राजनीतिक दल क्या करे, जाति और संप्रदाय के नाम पर राजनीति छोड़ दे, धर्मनिरपेक्षता को अपना ले। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमें कृत संकल्प होना है। ऐसा संकल्प लेकर ही हम देश के किसी कोने, चाहे वह कश्मीर हो या असम, से अलगाववादी और आतंकवादी ताकतों से लोहा ले सकते हैं। जब ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोहा नहीं ले सकते हैं आतंकवादी से। राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा क्या, अब धर्मनिरपेक्ष क्या है वो दिया है कि हमारा धर्मनिरपेक्ष क्या है। आज का युग समानता का युग है। धर्म
के आधार पर नागरिकों में भेदभाव करना उचित नहीं है। धर्म के आधार पर नागरिक में अगर भेदभाव करेंगे तो उचित नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना आज के युग की पुकार है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ही होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर वह नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर वह भेदभाव नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह नागरिकों को धर्म में विश्वास रखने पर रोक लगा दे। मतलब उनका ये मानना नहीं है कि वह धर्म के किसी खास धर्म के मानने वाले के विश्वास पर रोक लगा दे, बल्कि उनका ये मानना है, मतलब हमारे देश का तो कोई धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को ना मानना, किसी भी धर्म को कोई विशेष अधिकार न देना। तो भारत में यही धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर सब धर्म को समान माना गया है। कोई धर्म क्या है, खास नहीं है। सब धर्म क्या है, सब समान है। सभी नागरिकों को धार्मिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी धर्म को क्या है, सभी धर्म के नागरिकों को धार्मिक अधिकार प्राप्त होते हैं। बेक्टरामन ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की सही परिभाषा दी है। उन्हीं के शब्दों में, धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है न अधार्मिक, लेकिन धार्मिक मतों और सिद्धांतों से अपने को अलग रखता है और प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई, अर्थात राज्य धर्म जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति संस्था को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा। अब क्या है कि भारत के संविधान में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी खास धर्म को खास मान्यता नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी धर्म को समान मान्यता दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेष सुविधा कुछ समय के लिए दी गई है, जिनका प्रधान उद्देश्य है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। अब जो यहाँ पे आ गया हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़े वर्ग को जो मान्यता दिया गया है, वो कुछ विशेष सुविधा कुछ समय के लिए दिया गया है। क्योंकि बहुत पहले हम देख चुके हैं कि यहाँ जो भारत में जो दबे कुचले लोग थे उन्हें बहुत सताया गया है, इसीलिए संविधान में उन्हें बहुत अधिकार दे दिया गया है। ये दबे कुचले लोगों को, वो भी कुछ समय के लिए, वो भी जीवन स्तर अगर सुधर जाएगा उनको, तो फिर से अगर सर्वे हो तो उनको फिर से सामान्य लोगों में शामिल किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी नागरिक को धर्म, विश्वास, पूजा इत्यादि बातों में स्वतंत्रता होगी। सबको अवसर की समानता होगी, सबको समान अवसर। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी। सब नागरिक के धर्म के नाम पर स्वतंत्रता, वे अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करेंगे स्वतंत्रता पूर्वक। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह नहीं है कि भारत सरकार नागरिकों को नास्तिक और विधर्मी बनाना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य और सरकारें धार्मिक बातों पर तटस्थ रहेगी, मतलब उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी, किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करेगी। मतलब भारत सरकार जो है किसी भी धर्म के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगी। नागरिकों को अधिकार है कि वे अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलकर उनमें धार्मिक शिक्षा कर सकेंगे। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। भारत में किसी धर्म के राजकीय धर्म नहीं स्वीकार किया गया, मतलब किसी भी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया। जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मान्यता है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को, ब्रिटेन में ईसाई धर्म को, लेकिन भारत में कोई धर्म को मान्यता नहीं है। सब धर्म समान है इसके लिए, तभी तो भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर था जिसमें धर्म एवं सांप्रदायिक विभेद की राजनीति था, इसका ये सारी जो बातें थी ये सब समाप्त हो गया है। और यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर था जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद की लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बहुत सारी जो बातें थी वो जो हम बता दिए हैं। और यहाँ पे क्या है, स्मरणीय है, जो कि इस चैप्टर में जो मूल बातें हैं उसको यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से सारी बातें जो मूल थी, जैसे सामाजिक विभेद लोकतंत्र का एक गुण है। सामाजिक विभेद के कई रूप हैं, जैसे जातीय, लैंगिक, धार्मिक, सांप्रदायिक। सामाजिक विभेद किस आधार पर होता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। राजनीति का संबंध जातीय विभेद से भी है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम पढ़ाए हैं, इसी के आधार पर इसमें दिया गया है। जो मूल चीज़ें हैं इसमें वो सब दिया गया है। अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका ये जो सार है इस चैप्टर का वो हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा है, इधर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 4 तक है, जिसका आंसर यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, तो ये तो बन ही जाएगा। अगर आप लोग अति लघु और दीर्घ भी बनाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से पढ़िएगा तो बन जाएगा। इसमें क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं, ये सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन। लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव करना,
श्रम का लैंगिक विभाजन है मतलब काम के आधार पर बांटना लिंग को। जैसे कि महिला है तो वो क्या करेगी, घर में ही रहेगी, घर का काम करेगी। महिला को ये समाज द्वारा पहचान दिया गया है, तो ये ना होगा श्रम का लैंगिक विभाजन। और पुरुष है तो वो बाहर जाएगा, कमा कर लाएगा पैसा। ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अगर दो बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और 1-2 बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जो ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है बहुत अच्छे से बन जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ने के लिए पॉलिटी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।